हेलो स्टूडेंट, और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़। सो स्टूडेंट, ये जो इकोनॉमिक्स के जो मैं एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ आपके लिए स्टूडेंट, ये आपके हर कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप अगर यूपी पीजीटी या टीजीटी या यूजीसी नेट या यूपी पीसीएस इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये कुछ तो है प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज़ और कुछ जो है ऐसे हैं कि जो कि मैंने खुद ही क्वेश्चंस पढ़ के आप लोगों के लिए बनाए हैं स्टूडेंट। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये जो सीरीज़ आपके कंपटीशन के लिए स्टार्ट करने जा रही हूँ, ये मैं अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा सकूँ और हर कंटेंट बहुत अच्छे से आपको डिटेल में समझा सकूँ। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये बीच बीच में आपके लिए लाती रहूँगी, जैसे कि 1 या 2 दिन का गैप देकर इस तरह के एमसीक्यूज़ जो कि इकोनॉमिक्स के भी होंगे और हिस्ट्री के भी होंगे। और हो सकता है इसमें मैं आपके जनरल अवेयरनेस और जो जनरल नॉलेज के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो आपकी कंपटीशन की भी तैयारी, जो भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस कंपटीशन के लिए आपकी ये एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो स्टूडेंट, क्लास 12 के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 12th के बाद आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जो सीरीज़ है वो बेनिफिट दे सकती है। तो आप भी इस सीरीज़ पे ध्यान दीजिए और ये हर तरह की कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस सीरीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जो भी कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उन तक ये सीरीज़ पहुँच सके। तो आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज़ पर किस तरह से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, आयकर समानता किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि आयकर जो है समानता किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसके जो ऑप्शन है स्टूडेंट, वो है पहला ऑप्शन प्राप्त लाभ सिद्धांत, कर देय योग्यता सिद्धांत, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है भुगतान करने की तत्परता का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आयकर समानता किस सिद्धांत पर आधारित होता है। आयकर का मतलब होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो होता है वो हमारी आय पर लगता है। तो जो सरकार लगाती है तो हर तरह की आय पर वो अलग अलग इनकम टैक्स लगाती है। तो कर देय, जो कर देने की योग्यता होती है, वो इस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि इस तरह से ये लगाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कर देने की क्षमता के अनुसार ही सरकार को कर देना चाहिए। सभी व्यक्ति पर समान अवस्था में न कर लगा के सरकार जो है अलग अलग आय पे अलग अलग कर लगाती है। जैसा कि जे.एस. मिल ने ये कहा था कि व्यक्ति की कर देने की जो योग्यता होती है वो कर के समता का अर्थ, यानी कि त्याग की समता से है, यानी कि कर देने की कि उसकी आय का कुछ भाग जो है वो त्याग करता है। तो कर जो है वो सही तभी कहलाता है जब उसका जो बोझ होता है वो इस तरह से सरकार वितरित करे कि सभी लोग आसानी से कर दे सकें। तो आयकर जो समानता सिद्धांत पर आधारित है वो है, इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन बी, कर देय योग्यता सिद्धांत। कर देय यानी कि कर देने की योग्यता का सिद्धांती आयकर जो है इस सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, यानी कि सरकारी बजट जो होता है स्टूडेंट, वो पूंजी प्राप्ति कौन है वो इसमें से ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सरकार द्वारा पार्टियों को दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्ति, सेकेंड ऑप्शन है सार्वजनिक उद्यमों का लाभांश और लाभ, सेकेंड ऑप्शन है जनता से सरकार की उधारियाँ, और फोर्थ ऑप्शन है संपत्ति कर प्राप्तियाँ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जनता से सरकार की उधारियाँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ पूंजी प्राप्तियाँ क्या होती है, यानी कि पूंजी प्राप्तियाँ जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ऐसी प्राप्तियाँ जो केंद्र सरकार के दायित्व या ऋण में वृद्धि लाती है, जैसे कि केंद्र सरकार का जो कार्य होता है ये हर इंसान यानी कि हर व्यक्ति से ये पूंजी ली जाती है
और वो जो है दायित्व और ऋण में वृद्धि लाती है। और सेकंड होती है ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार की संपत्तियों में कमी लाती है। जैसे केंद्र सरकार द्वारा जो संपत्तियां होती हैं बेचने से प्राप्त होती है, जैसे वो विनिवेश करती है, ऋण की वापसी, जनता से सरकार की उधारियां सरकारी बजट में पूंजी प्राप्ति में दिखाई देती है। तो ये जो ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिसमें सरकार की संपत्तियों में कमी आती है, और दूसरा जो है सरकार की जो कार्य होते हैं उसमें वृद्धि लाती है। तो ये जो होती है सरकारी बजट की पूंजी प्राप्तियां होती हैं, जिसका सही ऑप्शन है जनता से सरकार की उधारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो सही उदाहरण जो है पूर्ण प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सही उदाहरण है स्टूडेंट ऑप्शन बी, कृषि। इसका जो इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह स्थिति होती है जिसमें जो क्रेता होता है यानी कि खरीदने वाला और बेचने वाला की जो संख्या होती है वो बहुत बड़ी होती है, और जो वस्तुएं होती हैं वो भी एक समान होती हैं, और क्रेता और विक्रेता दोनों को पूरी जानकारी होती है बाजार की कि किस रेट पर कौन सी वस्तु मिल रही है। तो सभी फर्मों में यह कीमत जो होती है वो स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी फर्म अलग अलग कीमत नहीं लगाती है वस्तुओं की, क्योंकि सभी एक सी वस्तुएं बेच रहे होते हैं तो एक सी ही कीमत लगती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर। तो फर्मों को कीमत भी स्वीकार करनी पड़ती है, और उद्योग में कुल मांग और कुल पूर्ति यानी कि टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई द्वारा निर्धारित होती है, और इस फर्म की दी हुई कीमत ही उत्पादन की कितनी मात्रा में बेच सकते हैं ये पूर्ण प्रतियोगिता में निर्धारित होती है। तो कृषि जो होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण होता है, क्योंकि इसकी जो वस्तु की मांग होती है वो पूर्णतः लोचदार होती है। तो आई होप आप स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, ब्याज तरलता से विदा होने का पुरस्कार है। विदा होने का मतलब ये है कि त्याग कर देना किसी चीज़ का। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि ब्याज जो होता है तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, और इसका जो ये जो लाइन है ये डेफिनेशन है ये किसने दी थी? ये ऑप्शन में पढ़ दे रही हूँ। ऑप्शन ए है ओलिन द्वारा, सेकंड ऑप्शन जे.एम. कीन्स द्वारा, थर्ड ऑप्शन एच. नाइट द्वारा या ए. मार्शल द्वारा। तो सही ऑप्शन है जे.एम. कीन्स द्वारा, कि ब्याज का तरलता से विदा होने का पुरस्कार जो दिया था वो दिया था जे.एम. कीन्स द्वारा। इसको अन्य शब्दों में ये कहा जाता है कि तरलता के परित्याग का पुरस्कार कीन्स द्वारा दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाभ का गतिशील सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन है ए. मार्शल, बी है वालरा, सी. जे.बी. क्लार्क और डी. शुम्पीटर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जे.बी. क्लार्क, यानी कि लाभ का गतिशील सिद्धांत जो है वो दिया था जे.बी. क्लार्क ने। और इस सिद्धांत के जो अनुसार लाभ जो होता है वास्तविक जगत के उन परिवर्तनों का परिणाम है। लाभ मतलब होता है प्रॉफिट जो होता है जो रियल जो हमारी इकोनॉमी है उस परिवर्तनों का परिणाम है, जो कि एक स्थिर अर्थव्यवस्था में नहीं, डायनेमिक अर्थव्यवस्था यानी कि डायनेमिक इकोनॉमिक में पाया जाता है। लाभ का गतिशील सिद्धांत जो होता है वो डायनेमिक इकोनॉमिक में पाया जाता है, ना कि स्थितिक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से भारत में महिलाओं के उत्थान की एक योजना नहीं है। तो ऑप्शन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सेकंड ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, नेक्स्ट ऑप्शन है उज्ज्वला योजना, और क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन डी है मनरेगा योजना। तो इसमें से भारत में महिलाओं के उत्थान की एक योजना नहीं है, वो है मनरेगा योजना। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MPC 0.75 हो तब गुणक का मान क्या होगा। सबसे पहले तो आपने अगर गुणक पढ़ा है स्टूडेंट तो गुणक का जो फार्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है वो आपको आना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे।
तो मैं आपको फार्मूला बता दे रही हूँ कि गुणक का फार्मूला क्या है। गुणक को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर का जो फार्मूला है, मल्टीप्लायर को हम के से डिफाइन करते हैं। तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो MPC जो वो होती है हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। और के जो होता है वो गुणक होता है, और 1/1 माइनस MPC। तो हम इसकी जगह पर हम जो मान दे रखा है वो लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पर दे रखा है MPC 0.75, तो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन बी 4.00। जब आप इसको काट के पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो MPC का जो मान आएगा वो आएगा 4.00। इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर 1/1 माइनस 0.75 को जब हम माइनस करेंगे तो एक में से जब 0.75 यानी कि 75 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0.25, और 0.25 जब हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 00 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे 2 जो है नंबर्स है तो हम 0 ऊपर लगा देंगे 2, और पॉइंट नीचे से हटा देंगे। और जब इसको काटेंगे तो 25 4 जा 100, यानी कि 25 से कम 25 और 25 चौके 100। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा आपका 4। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, कि क्लासिकल सिद्धांत के लक्षण हैं, यानी कि क्लासिकल थ्योरी के जो लक्षण थे इसमें से आपको वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। ए, मौद्रिक कारक उत्पाद एवं रोजगार को निर्धारित करते हैं। अर्थव्यवस्था की स्वसमायोजन प्रणाली, प्रत्यक्ष विकास पर राज्य कार्रवाई, और राज्य यानी कि नेक्स्ट ऑप्शन है राज्य के नियंत्रण की अनुपस्थिति में बाजार के माध्यम से परिस्थिति का स्वसमायोजन। सो स्टूडेंट, ये जो क्लासिकल सिद्धांत है वो मैं थ्योरी थोड़ी सी बता दे रही हूँ आपको। जो क्लासिकल जो सिद्धांत था वो था अर्थव्यवस्था में, यानी कि जो इकोनॉमी होती है उसमें लॉन्ग टर्म में सदैव जो होता है वो मानता है पूर्ण रोजगार की स्थिति जो होता रहती है। इस सिद्धांत के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी जो होती है वो अनुपस्थित रहती है। और क्लासिकल सिद्धांत से बाजार का नियम, क्लासिकल ब्याज सिद्धांत, श्रम और मांग पूर्ति का विश्लेषण करता है, यानी कि 3 जो है विश्लेषण में दिए गए थे। क्लासिकल सिद्धांत का से बाजार का नियम, क्लासिकल ब्याज सिद्धांत, और तीसरा श्रम मांग एवं श्रम पूर्ति का विश्लेषण करता है। तो इसमें जो सही था, क्लासिकल मानते थे कि जो अर्थव्यवस्था होती है अगर कहीं से भी कुछ भी बिगड़ता है तो अर्थव्यवस्था में जो बाजार प्रणाली है वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर लेती है, और इसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है इसमें स्टूडेंट 2 ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। अर्थव्यवस्था की स्वसमायोजन प्रणाली है, यानी कि ये इकोनॉमिक की अपनी आप दी हुई समायोजन प्रणाली है। इसमें बाजार जो होता है अगर कहीं से भी कुछ भी डिक्लाइन कर रहा होता है तो वो अपने आप ही समायोजित कर लेता है, और फिर से इकोनॉमी जो होती है वो चलने लगती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट था राज्य के नियंत्रण की अनुपस्थिति में बाजार के माध्यम से परिस्थिति का स्वसमायोजन, यानी कि राज्य की नियंत्रण यानी जो सरकार होती है उसकी अनुपस्थिति होती है, उसका कोई इंटरफेयर नहीं होता है, क्योंकि बाजार अपने आप ही सारी परिस्थितियों को सही कर देता है। तो ये क्लासिकल थ्योरी थी। तो आई होप स्टूडेंट मैं आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और होप सो आपको ये इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनके लिए उनको ये समझ में आ गई होगी ये थ्योरी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ऐसे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और पसंद आया है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, और ऐसे ही स्टूडेंट इकोनॉमिक्स नहीं हिस्ट्री और सिविक्स जितने भी क्वेश्चन मैंने खुद तैयार किए हैं मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, और इससे अच्छे आज मैं सिर्फ 80 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, और इसके बाद मैं और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करूँगी आपको। तो चलिए बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।